देखो कंसाइनमेंट वाला अपने जो चैप्टर चल रहा है जिसमें व्यापार के स्वामी द्वारा प्रेषण पर माल भेजा जाता है, एजेंट के पास माल भेजा जाता है और एजेंट के माध्यम से माल का विक्रय किया जाता है। तो उसमें दोनों अपनी अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करते हैं। प्रेषक जो कंसाइनर जिसको हम कहते हैं वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करता है और एजेंट जिसको हम कंसाइनी बोलते हैं वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करता है। तो प्रेषक अपनी पुस्तकों में जो खाते तैयार करता है उसमें मुख्य रूप से खाता होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण खाता। तो इसके बारे में हम इलस्ट्रेशन पहले काफ़ी कर चुके हैं और अपने बुक के 8 इलस्ट्रेशन अपने हो गए थे। और ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है उसमें 3 मदें आपके मुख्य होती है, उनकी कैलकुलेशन पर ध्यान रखना होता है। जैसे आपके नॉर्मल लॉस यानी कि सामान्य हानि। सामान्य हानि को अलग से नहीं दिखाया जाता है बल्कि उसमें क्या है, जो शेष माल बचा हुआ होता है उसी को वो कुल लागत माल की मान ली जाती है जो उस हानि से पहले थी। और एबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि, उसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट के सीआर साइड में दिखाते हैं। लेकिन उसमें जो एक्सपेंडिचर जोड़े जाते हैं लागत में, प्रेषक के खर्चे पूरे जोड़े जाते हैं और एजेंट के जो खर्चे हैं केवल गोदाम तक यानी कि गोडाउन तक पहुंचने तक के खर्चे ही शामिल किए जाते हैं। गोडाउन पर पहुंचने के बाद के जो व्यय किए जाते हैं उसको हम एबनॉर्मल लॉस का मूल्यांकन करते समय शामिल नहीं करते। कारण कि गोदाम पर पहुंचने के बाद में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब माल का विक्रय करने के लिए किए जाते हैं। अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। अनसोल्ड स्टॉक के मूल्यांकन के लिए भी गोदाम पर पहुंचने तक के व्यय ही शामिल किए जाते हैं, गोदाम पर पहुंचने के बाद के खर्चे शामिल नहीं करते। तो ऐसे खर्चे कौन से होते हैं? जनरली इनमें जो खर्चे होते हैं जैसे गोडाउन रेंट यानी कि गोदाम किराया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, ऐसे व्ययों को शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल लॉस यानी कि असामान्य हानि अगर रास्ते में हो गई है तो फिर एजेंट के कोई से भी खर्चे को शामिल नहीं किया जाएगा, उसमें केवल प्रेषक के खर्चों को ही शामिल किया जाएगा। दूसरे, माल का लेखा हम लागत मूल्य पर ही करते हैं, बीजक मूल्य पर उसका लेखा नहीं किया जाता है। बीजक मूल्य पर तभी लेखा किया जाता है जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया हुआ हो कि माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है। अन्यथा हम बीजक मूल्य दिया हुआ है तो भी हम उसका लेखा लागत मूल्य पर ही करेंगे। तो आज मैं आपको इसका बता रहा हूँ। इसका नवा जो इलस्ट्रेशन है, नवा जो इलस्ट्रेशन आपके बुक में पेज नंबर 292, इसमें दे रखा है अहमदाबाद के हर्षित ने उदयपुर के गोपेश को 300 साड़ियाँ 225 रुपये प्रति साड़ी बीजक मूल्य पर, 150 रुपये प्रति साड़ी लागत मूल्य 150 था और बीजक मूल्य है 225 रुपये भेजिए। तो गोपेश इसमें एजेंट है यानी कि कंसाइनी है और जो हर्षित है वो कंसाइनर है। प्रेषण पर 3000 रुपये व्यय किए और हर्षित ने 25,000 रुपये 3 माह का विनिमय बिल गोपेश पर लिखा जिसे गोपेश ने स्वीकार कर लिया। बिल लिखा और बिल को स्वीकार कर लिया। इसके बाद में गोपेश ने यानी कि एजेंट ने 900 रुपये चुंगी के चुकाए और साड़ी है 250 साड़ियाँ 200 रुपये साड़ी के हिसाब से बेच दी। 20 साड़ियाँ गोदाम से चोरी हो गई। गोपेश को 5% सामान्य और 2% परिशोध कमीशन यानी कि डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है। हर्षित की पुस्तकों में खाते तैयार करने हैं। तो इसमें देखो आपके कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे हम। तो कंसाइनमेंट के लिए आपको ऊपर लिखना है कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए तो नहीं, लेकिन इसकी पुस्तकों में तैयार किया जाता है कंसाइनर की पुस्तकों में, प्रेषक की पुस्तकों में। और प्रेषक जो है इसमें कौन है? हर्षित। तो आपको ऊपर लिखना है इन दी बुक्स ऑफ हर्षित यानी कि कंसाइनर और उसके बाद में कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट आपके मेन होता है। और एजेंट का खाता मैंने एक बार बता दिया था कि कैसे बनाया जाता है, तो सब में बनाने की जरूरत नहीं। इसमें दे रखा है कि उसका जैसे बनाना है, एग्जाम में वैसे एक ही खाता पूछा जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसमें देखो सबसे पहले जो माल भेजा गया है उसको गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से लिखा देंगे। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो इसमें जो माल भेजा गया है वो है 300 साड़ियाँ और बीजक मूल्य तो उसका 225 है, लागत मूल्य 150 है। तो प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो लागत मूल्य पर हम लेखा करेंगे। 300 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
तो इसका अमाउंट हो गया 45,000 रुपये, यानी कि 300 साड़ियाँ जो भेजी गई है उसका लागत मूल्य कितना है 45,000। तो 45,000 रुपये लागत का जो माल भेजा गया है उसको गुड्स सेल्ड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से लिखा गया। इसके बाद में प्रेषक के जो खर्चे होते हैं टू कैश, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। तो इसमें देखो प्रेषक यानी कि हर्षित जो है वो भेजने पर जो खर्चे कर रहा है, इसमें देख है 3,000 रुपये व्यय किए, तो 3,000 रुपये हम दिखा देंगे। अच्छा देखो, इसमें प्रेषक होता है वो कंसाइन यानी कि एजेंट के ऊपर बिल लिखता है उसे पैसा प्राप्त करने के लिए जब माल भेजा जाता है। और तो इसने जो हर्षित है प्रेषक, उसने गोपेश के ऊपर बिल लिखा, गोपेश ने उस बिल को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद में जैसे बिल आएगा तो उसकी तो एंट्री हम क्या करते हैं बीआर अकाउंट डीआर टू गोपेश। उसके बाद में उसको तो हम इसमें दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें दो खाते होते हैं बीआर अकाउंट और गोपेश अकाउंट, तो इसमें नहीं है कंसाइनमेंट में। दूसरी है कि इस बिल को उसने बैंक से बुना लिया 24,500 रुपये में, तो 500 रुपये का बट्टा हो गया। बैंक से बिल को बुनाया जाता है तो सामान्य जो एंट्री है वो तो हम क्या करते हैं बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर, ये इसकी सामान्य एंट्री होती है। तो जो बिल है वो है इसमें 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये का बिल लिखा गया था एजेंट के ऊपर, और उस बिल को 24,500 रुपये में बुना लिया, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे 24,500 रुपये में। तो बट्टे की राशि है वो कितनी हो गई 500 रुपये। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंट है उसको डिस्काउंट के नाम से न दिखा करके किस नाम से दिखाएंगे, कंसाइनमेंट के नाम से दिखाएंगे। तो ये जो बट्टे की राशि है उसको कंसाइनमेंट के नाम से दिखाएंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू बीआर। तो देखो इस एंट्री के अनुसार 3 खाते होते हैं, लेकिन इसमें कंसाइनमेंट को हमने डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में नाम आएगा विपरीत पक्ष का, किसका आ जाएगा बीआर का। अब इसमें बीआर का है लेकिन एक्सपेंसेस किसका है, तो ब्रैकेट, तो ये 500 रुपये आपके डिस्काउंट के आ जाएंगे। तो ये एंट्री का ध्यान रखना है कि बिल यदि बैंक से बुनाया जाता है तो ये एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर। लेकिन चूंकि कंसाइनमेंट के खाते तैयार करते हैं तो उसमें डिस्काउंट की जगह उसका नाम आएगा कंसाइनमेंट का, तो कंसाइनमेंट ही लिखेंगे, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये बिल को बुनाने की एंट्री है, उसके अनुसार ये खर्चा भी इसमें कंसाइनमेंट में आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो आपके आगे इस माल को जब भेजा गया है तो एजेंट के द्वारा भी खर्चे किए गए हैं। एजेंट ने उस माल को प्राप्त किया, अपने दुकान या गोदाम तक लेकर गया, तो उसके खर्चे हैं। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, 900 रुपये चुंगी के चुकाई, और उसके बाद में है बस यही है, इसमें 900 रुपये चुंगी के। तो इसमें एजेंट का जो नाम है वो क्या है गोपेश, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे एक्सपेंसेस। ये 900 रुपये उसके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये तो हो गए प्रेषक के खर्चे और एजेंट के खर्चे। अब इसके बाद में उसके द्वारा जो माल बेचा गया है एजेंट के द्वारा, उसको हम इसमें सीआर साइड में दिखा देंगे। नाम किसका आएगा गोपेश का, ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स। तो देखो इसमें गोपेश के द्वारा जो माल बेचा गया है वो देखो इसमें कितना बेचा गया है, इसमें 250 साड़ियाँ बेची है 200 रुपये के हिसाब से। तो 250 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अमाउंट हो गया 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये का माल बेचा गया है, उसको हम दिखा देंगे इसके सीआर साइड में। क्योंकि माल एजेंट के द्वारा बेचा जाता है इसलिए नाम एजेंट का ही लिखा जाता है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सेल्स। ठीक है, ये तो आ गया। अब इसमें देखो विक्रय के ऊपर इसको कमीशन दिया जाता है, तो कमीशन दिया जाता है उसको भी हम इसके डीआर साइड में दिखा देंगे। नाम किसका आएगा गोपेश का, ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन। देखो इसमें कमीशन है, सामान्य कमीशन भी है और डेल क्रेडल कमीशन भी है। तो सामान्य जो कमीशन है वो इसमें देखो कितना दे रखा है 5% है, तो विक्रय के ऊपर। तो सेल्स है आपकी कितनी है 50,000,
और 50,000 का 5% कितना हो गया 2500 रुपए। ये तो क्या आ गया आपके ऑर्डिनरी कमीशन, ये तो ऑर्डिनरी कमीशन आ गया। इसके बाद में है डेल क्रेडिटर कमीशन। वैसे डेल क्रेडिटर कमीशन उधार बिक्री पर दिया जाता है, लेकिन प्रश्न में इसमें नहीं दे रखा है। अगर प्रश्न में नहीं दे रखा है तो डेल क्रेडिटर कमीशन भी टोटल सेल्स के ऊपर ही दिया जाएगा, तो 50,000 के ऊपर ही दिया जाएगा। और डेल क्रेडिटर कमीशन कितना है 2%, तो इसका 2% है वो कितना हो गया 1,000 ही हो गया। ये है आपके डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन, तो टोटल कमीशन है वो कितना हो गया 3500 रुपये। तो टोटल कमीशन 3500 रुपये हो गया, तो ये 3500 रुपये दिखा देंगे एजेंट के नाम से, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कमीशन। तो ये हमने कमीशन ऐसे कैलकुलेट कर लिया। पहले हमने ऑर्डिनरी, और चूंकि इसमें डेल क्रेडिटर कमीशन भी टोटल सेल्स पर निकाल रहे हैं तो अलग अलग नहीं निकाल करके एक साथ में निकालते हैं, क्योंकि ये 2% है, ये भी टोटल सेल्स पर ही निकालना है। तो 5% ये है, 2% ये, टोटल कितना हो गया 7%। तो 50,000 का 7% हम एक साथ निकाल सकते हैं 3500 रुपये आ गया। लेकिन मैंने अलग अलग निकाला है क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन में से उधार बिक्री पर होता है, लेकिन इसमें नहीं, इसलिए टोटल सेल्स पर निकालेंगे। तो इसलिए एक साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग निकालते हैं तो भी अमाउंट आपके वही आएगा। तो ये हमने कमीशन है कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद में देखो, इसमें दे रखा है कि गोदाम में क्या है माल की चोरी हो गई। अब हम याद करेंगे एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को हम इसमें कहाँ दिखाएंगे CR साइड में, बाय एबनॉर्मल लॉस। देखो एबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि का मूल्यांकन करेंगे। और असामान्य हानि के लिए इसमें प्रश्न में दे रखा है कि गोदाम में चोरी हो गई, गोदाम में चोरी हो गई है माल की, तो ऐसी दशा में प्रेषक के खर्चे भी हम शामिल करेंगे और एजेंट के खर्चे भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि गोदाम पर पहुंचने के बाद के खर्चे शामिल नहीं होते हैं। इसमें एजेंट के जो खर्चे हैं 900 रुपये जो है वो इसमें दे रखे हैं, केवल इसमें चुंगी के, ऑक्ट्रॉय जिसको हम बोलते हैं, चुंगी को हम बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। ये क्या, माल को जब प्राप्त किया जाता है दूसरी स्टेट के अंदर, दूसरे राज्य में ले जाया जाता है तो टैक्स के रूप में देना पड़ता है, इस खर्चे को हमेशा शामिल किया जाता है। यानी कि बाद के गोदाम पर पहुंचने के बाद के कोई भी खर्चे इसमें नहीं है, तो एजेंट के खर्चे 900 रुपये इसमें शामिल करेंगे। ये बिल जो बुनाया गया है 500 रुपये का, इसका क्या है माल की लागत से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको जो डिस्काउंट का अमाउंट है इसको खर्चे में शामिल नहीं किया जाएगा। एबनॉर्मल लॉस का मूल्यांकन हो चाहे अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन हो, दोनों में ही ये डिस्काउंट का जो खर्चा है इसको हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि लागत से इसका कोई संबंध नहीं है। तो अब देखो, इसमें जो माल भेजा गया है 300 साड़ियाँ भेजी गई थी, उनका जो लागत मूल्य है वो कितना था 45,000 रुपये। तो 45,000 रुपये तो आ गया। प्रेषक के जो खर्चे हैं 3,000 रुपये, ये हम शामिल कर देंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस। और एजेंट के जो खर्चे हैं वो हम जोड़ देंगे कंसाइनीज एक्सपेंसेस। और एजेंट के खर्चे कितने 900 रुपये, ये हम जोड़ देंगे। ये हो गया आपके टोटल 48,900। ये आ गया आपके टोटल कॉस्ट, कुल लागत। कुल लागत 48,900 है और ये कितने की है 300 साड़ियों की लागत। तो कैसे निकालेंगे, 300 साड़ियों की जो लागत है वो 48,900 है, तो 300 नीचे लिखेंगे। और कितनी साड़ियों का नुकसान हुआ है, 20 साड़ियाँ चोरी हो गई, तो 20 साड़ियों की लागत कितनी होगी, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये अमाउंट आ रहा है इसका 3260 रुपये। तो एबनॉर्मल लॉस है वो आपके आ जाएगा 3260 रुपये। ठीक है, मैंने बताया इसमें प्रेषक के खर्चे हैं वो शामिल हो जाएंगे, एजेंट के खर्चे भी आ जाएंगे। ये 500 रुपये डिस्काउंट का इसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा। अनसोल्ड स्टॉक के मूल्यांकन में भी इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस है वो हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद में देखो आपके अनसोल्ड स्टॉक।
अनसोल्ड स्टॉक, बचा हुआ माल। देखो इसमें प्रेषक के द्वारा जो माल भेजा गया था 300 साड़ियां भेजी गई थी और 300 साड़ियों में से उसने 250 साड़ियां है। देखो अब अपने को ज्ञात करना है अनसोल्ड स्टॉक, बचा हुआ माल। देखो इसमें प्रेषक के द्वारा जो माल भेजा गया था, प्रेषक जो है इसमें वो हर्षित है और हर्षित के द्वारा इसमें 300 साड़ियां भेजी गई थी। टोटल जो 300 साड़ियां भेजी गई थी उसमें से 250 साड़ियां एजेंट के द्वारा भेज दी गई, तो 50 साड़ियां बची। उस 50 में से 20 जो साड़ियां हैं वो गोदाम में चोरी हो गई। इसका मतलब है साड़ियां कितनी बच गई? 30 बच गई। 300 में से 250 सेल कर दी, 20 की चोरी हो गई, तो 30 साड़ियां बच गई। अब 30 साड़ियां जो बच गई वो अनसोल्ड स्टॉक है, तो उसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो उसके मूल्यांकन के लिए मैंने बताया था कि अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, इसका मूल्यांकन वही अबनॉर्मल लॉस की तरह किया जाता है। प्रेषक के खर्चे सारे शामिल कर दिए जाएंगे, एजेंट के खर्चे भी इसमें शामिल किए जाएंगे और एजेंट के खर्चों का भी नियम वही है कि गोदाम पर पहुंचने तक के जो खर्चे हैं उनको हम शामिल करते हैं और ये जो बिल बनाया गया है डिस्काउंट का जो अमाउंट है इसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो देखो इसमें जो 300 साड़ियां बेची गई थी उनका लागत मूल्य कितना था? 45,000। 45,000 तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में प्रेषक के जो खर्चे हैं वो 3,000 रुपये, वो हम इसमें पूरे जोड़ देंगे। प्रेषक के खर्चे पूरे ऐड हो जाते हैं। अब एजेंट के जो खर्चे 900 रुपये ये भी शामिल हो जाएंगे, 500 रुपये को नहीं शामिल करेंगे। तो अब इनका टोटल है वो देखो आपके ये आ रहा है आपके 48,900 रुपये। टोटल 48,900 रुपये की लागत होगी 300 साड़ियों की। पहले 300 साड़ियों का लागत मूल्य 45,000 था, लेकिन खर्चों को भी हम लागत मूल्य में जोड़ देते हैं। तो अब 300 साड़ियों की कुल लागत है वो कितनी मानी जाएगी? 48,900 रुपये। ये 300 साड़ियों की लागत है, तो 300 साड़ियों की लागत है 48,900 और साड़ियाँ कितनी बच गई? 30 साड़ियाँ। तो 30 साड़ियों की लागत है वो कितनी होगी? तो ये देखो आपकी ये 0 से आपकी 0 कट गया, ये 10, ये आ गया आपके 4890 रुपये। यानी कि अनसोल्ड स्टॉक का जो मूल्यांकन है वो 4890 रुपये पर किया गया है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे 45,000 पूरा मूल्य, 3,000 रुपये प्रेषक के खर्चे और 900 रुपये एजेंट के खर्चे। इस प्रकार से माल की कुल लागत हो गई 48,900। तो 30 साड़ियों की लागत है 4890 रुपये, तो ये 4890 है, ये अनसोल्ड स्टॉक का मूल्य आ जाएगा। अब इसमें देखो ये हमने दिखा दिया, अब हम लॉस प्रॉफिट है वो ज्ञात करेंगे। तो लॉस प्रॉफिट के लिए देखो इसमें टोटल है वो आपकी किस साइड का ज़्यादा आ रहा है? देखो इसमें सीआर साइड का जो टोटल है वो इसमें ज़्यादा है, वो हम लगा देंगे और सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देंगे। तो सीआर साइड का टोटल देखो आपके कितना आ रहा है? 53,260 और 4890। ये आ रहा है आपके 58,150। सीआर साइड का टोटल आ रहा है 58,150 रुपये। अब डीआर साइड का जो टोटल है वो देखो आपके कितना आ रहा है? 48,500। तो देखो इसमें डीआर साइड का हमने टोटल लगाया, डीआर साइड का टोटल आ रहा है 52,900 रुपये और सीआर साइड का टोटल आया था 58,150। 58,150 में से हमने ये 52,900 रुपये लेस कर दिए, 5,250। ये क्या आ गया? आपके प्रॉफिट आ गया। इसको हम दिखा देंगे टू P&L और ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। ये 5,250, ठीक है। अब इसका टोटल है ये आ जाएगा आपके 58,150। तो ये अपना कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये तो अपना कंप्लीट हो गया है। अब इसमें प्रश्न के अंदर क्या है दे रखा है कि एजेंट का जो खाता है वो भी तैयार करना है। किसकी पुस्तकों में? प्रेषक की पुस्तकों में। तो प्रेषक की पुस्तकों में हम एजेंट का खाता तैयार करते हैं। तो एजेंट का खाता हम कैसे तैयार करेंगे इसके लिए मैंने बता दिया था। एजेंट कौन है इसमें? गोपेश। तो इसमें नाम आ जाएगा गोपेश अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट आपकी यही है। तो इसमें क्या आता है? इसके डीआर साइड में जो माल का विक्रय किया गया है वो तो हम डीआर साइड में दिखा देंगे, एजेंट के द्वारा जो माल का विक्रय किया गया, और उसको हम इसमें किस नाम से दिखाएंगे? कंसाइनमेंट के नाम से। टू
कंसाइनमेंट अकाउंट। एजेंट के द्वारा टोटल माल है वो कितना बेचा गया था, 50,000 रुपए का माल बेचा गया था। तो टोटल एजेंट के पास में जो पैसा है वो कितना आया था, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए जो पैसा आया था उसमें से एजेंट से क्या क्या प्राप्त हो गया, प्रेषक को है, कंसाइनर को एजेंट से क्या प्राप्त हो गया। देखो इसमें बिल प्राप्त हुआ था, एजेंट से जब बिल प्राप्त हुआ था, एजेंट इसमें गोपेश है, गोपेश से जब बिल आया हर्षित के पास में, तो प्रेषक अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करता है, बीआर अकाउंट यार टू गोपेश। तो गोपेश को क्रेडिट क्या, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बीआर का। और बिल कितने का आया था, 25,000 रुपए का। 25,000 का पूरा आएगा अमाउंट, डिस्काउंट इसमें से लेस नहीं करना है क्योंकि बिल 25,000 का ही माना जाएगा। ये नुकसान है वो प्रेषक का माना जाता है। तो 25,000 रुपए का तो बिल प्राप्त हो गया, ठीक है। अच्छा एजेंट जो है 50,000 रुपए जो आएंगे, एजेंट क्या करेगा, वो बिल जो पैसा दे दिया है वो अपने खर्चे, अपने कमीशन काट करके बाकी पैसा लौटाता है। तो इसमें एजेंट के जो खर्चे हैं वो आ जाएंगे, नाम किसका आ जाएगा, कंसाइनमेंट का। तो इसमें एजेंट के जो खर्चे हैं वो कितने हो रहे थे, 900 रुपए। 900 रुपए तो ये एजेंट के खर्चे आ गए। और इसके बाद में एजेंट का कमीशन बाय कंसाइनमेंट, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे कंसाइनमेंट ये एक्सपेंसेस है तो ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख दो। ये एजेंट का जो कमीशन है, कंसाइनमेंट ब्रैकेट में हम कमीशन लिख सकते हैं। तो एजेंट का जो कमीशन है वो कितना आ गया आपके, 3500 रुपए, ठीक है। तो टोटल 50,000 रुपए जो एजेंट के पास आए थे उसमें से 25,000 रुपए बिल के दे दिए, 900 रुपए अपने खर्चे के काट लेगा, 3500 रुपए अपने कमीशन के काट लेगा, जो बिल का पैसा दे दिया वो काट लेगा। इनको काट करके बाकी जो पैसा वो उससे प्राप्त होगा। तो इसको हम कैश या बैलेंस शीट कैसे भी दिखा सकते हैं। अगर पैसा उसने तुरंत लौटा दिया है तो कैश के नाम से, नहीं तो बैलेंस शीट के नाम से दिखा देंगे। तो अब इसमें टोटल देख लो आपके कितना आ रहा है, ये आपके सीआर साइड का टोटल 25,900 और ये 3500 रुपए, ये आ रहा 29,400। तो 50,000 में से ये 29,400 रुपए लेस कर दो, ये आ गया 20,600। तो बैलेंस सीडी है वो कितना आ जाएगा, 20,600 रुपए। यानी कि एजेंट के पास में, एजेंट से अब प्रेषक को कितना पैसा लेना है, 20,600 रुपए लेना है। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं हमेशा। तो एजेंट का खाता हमारे को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एजेंट का जो खाता बनाया जाता है उसके डीआर साइड में जो माल की बिक्री से पैसा प्राप्त हुआ वो आएगा, क्योंकि इसके पास पैसा के एक ही आता है माल की बिक्री से, उसको कंसाइनमेंट के नाम से दिखाया जाता है हमेशा। और सीआर साइड में एजेंट से कोई एडवांस में कोई पैसा आ गया है, कोई बिल प्राप्त हो गया है, एजेंट के खर्चे और एजेंट के कमीशन वो सब मदद दिखाई जाती है सीआर साइड में। तो उनको डीआर में से सीआर की मदों को घटाने के बाद में जो बैलेंस आता है वो राशि एजेंट से प्राप्त करनी होती है। तो ये मैंने आपको बताया था इसका 9वां इलस्ट्रेशन। मैंने इसमें जो बताया था इसमें दो मदें आपके मैन होती है जिनमें क्या गलती होती है, एबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस का बस ध्यान रखना है कि नुकसान कब हुआ है। नुकसान अगर रास्ते में हो गया है तो खर्चे केवल प्रेषक के ही शामिल होंगे, बाद के खर्चे शामिल नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर नुकसान बाद में और प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है तो हमेशा यही माना जाता है कि नुकसान बाद में हुआ। कई बार प्रश्न में नहीं दे रखा होता है, इतना दिया जाता है कि माल की चोरी हो गई, माल की टूट हो गई, नुकसान हो गया। ये नहीं देखा कि रास्ते में हुआ या बाद में हुआ। ऐसा प्रश्न में अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो वो नुकसान यही माना जाता है कि एजेंट के पास पहुंचने के बाद में हुआ है। फिर उसमें क्या प्रेषक और एजेंट दोनों के खर्चे शामिल किए जाते हैं। और अनसोल्ड स्टॉक में तो दोनों के शामिल किए जाते हैं, लेकिन बस ध्यान रखना है कि अगर नुकसान पहले हो गया है तो खर्चों को हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले प्रेषक के खर्चे पूरी माल की लागत में जोड़ेंगे और बाद के जो एजेंट के खर्चे वो शेष माल की लागत में जोड़ेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नुकसान बाद में हुआ है, इसलिए हमने क्या है एक साथ, इसलिए हमने उसको शामिल कर लिया है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर लें।